एक बार की बात है, किसी गांव में मोहिनी अपने पति, सास और बेटी करिश्मा के साथ रहा करती थी। एक दिन मोहिनी अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा रही होती है। तभी मोहिनी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, हम दोनों तेरी मासी के घर जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, आप दोनों जाओ। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मोहिनी अपने पति के साथ चली जाती है। रात को मोहिनी और उसका पति घर लौट रहे थे। तभी उसकी नज़र एक 12 साल की लड़की पर जाती है। वो लड़की सड़क किनारे रो रही होती है। तभी मोहिनी अपने पति से कहती है, देखिए जी, बेचारी लड़की इतनी रात गए सड़क किनारे रो रही है। हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रार्थना है। लेकिन तुम इतनी रात को खड़ी होकर क्यों रो रही हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई है। अब उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मोहिनी और ऋषभ को प्रार्थना पर बहुत तरस आता है और दोनों वहां से थोड़ा दूर हटकर आपस में बात करते हैं। मोहिनी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम इसे अपने साथ हमारे घर ले चलें? हाँ, हमारी बेटी भी तो इसी की उम्र की है। वैसे भी रब का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे अपने पास रख लेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। इस तरह दोनों प्रार्थना को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद दोनों प्रार्थना को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्रार्थना का रंग काला था और उसके चेहरे पर मोटे दाने भी थे। लेकिन करिश्मा जैसे ही प्रार्थना को देखती है तो बोलती है, अरे मम्मी पापा, ये आप किस गरीब को उठा लाए? करिश्मा, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन क्यों माँ? देखो तो कितनी गंदी लग रही है। अगर मेरे दोस्तों को ये पता चला तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे हम। हमने फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी। मोहिनी की बात सुनकर करिश्मा गुस्से से वहां से चली जाती है। करिश्मा के जाने के बाद मोहिनी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना, अब से तुम हमेशा यहीं रहोगी और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। ये सुनकर प्रार्थना बहुत खुश होती है। मोहिनी की सास सावित्री को भी प्रार्थना को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सावित्री कुछ नहीं कहती। अगले दिन सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सावित्री करिश्मा के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी चांद सी खूबसूरत पोती, तुझे देख लेती हूँ तो मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। दादी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हो क्या? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, काली बंदरिया। मेरे बेटे बहू ने तुझ पर तरस खाकर इस घर में ले आए, लेकिन तू मेरी पोती नहीं। और वैसे भी मेरी खुद की पोती परियों की तरह खूबसूरत है। तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाता है। काला साया आई बड़ी, इसके लिए लाऊंगी मैं कुछ। इतने फालतू पैसे आ रहे हैं ना। मोहिनी को सावित्री का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। करिश्मा और प्रार्थना एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। कुछ सालों बाद दोनों का हाई स्कूल हो जाता है और ऋषभ दोनों का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए करवा देता है। जब करिश्मा को पता चलता है कि प्रार्थना का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, मैं इतने बड़े स्कूल में मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आएंगे, वो सब इसको मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे 10वीं तक मैंने इसको झेल लिया, लेकिन अब मैं नहीं झेल सकती। ये कैसे बातें कर रही हो? प्रार्थना तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, इसे आप दोनों सड़क से उठाकर लाए हो। करिश्मा, अगर प्रार्थना देखने में खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ? ना जाने तुम हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करती हो। अच्छी शक्ल होना या ना होना खुद के हाथ में नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करोगी और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों आगे की भी पढ़ाई एक साथ ही करेंगी। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रही होती हैं। करिश्मा रास्ते में प्रार्थना को खरी खोटी सुनाते हुए जा रही थी। देख, तू मेरे साथ जा तो रही है, लेकिन किसी को मत बताना कि तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहती है। तू बस इतना बोल देना कि तू हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है।
करिश्मा, बेशक मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हम दोनों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम काले चेहरे की वजह से तुम हमेशा मुझसे नफरत करती हो। चेहरे की वजह से भी नफरत करती हूँ, और तेरे आ जाने से हमेशा मम्मी मुझे डांटती रहती हैं। ये भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कभी सोचना भी मत कि मैं तुझे कभी अपनी बहन मानूंगी। तो मेरी कुछ नहीं लगती, चल मुझसे दूर हट। इतना बोलकर करिश्मा आगे आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां प्रार्थना की तरफ देखने लगती हैं और आपस में बात करते हुए हंसने लगती हैं। इस स्कूल में सभी लड़कियां प्रार्थना का मजाक बनाती थीं। उनके साथ मिलकर करिश्मा भी उनका मजाक बनाती थी। प्रार्थना बहुत रोती थी, लेकिन वो कभी भी मोहिनी को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी करिश्मा आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू क्यों तैयार हो रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे चेहरे पर जाकर मेकअप गुम हो जाता है। तू कितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल नहीं बदलने वाली, और ना ही तेरे चेहरे का रंग। इस तरह करिश्मा प्रार्थना का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रार्थना की क्लास में पढ़ने वाली नीलम का जन्मदिन आ जाता है। नीलम अपने जन्मदिन पे क्लास की सभी लड़कियों को बुलाती है। नीलम की जन्मदिन पार्टी में करिश्मा और प्रार्थना अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां प्रार्थना को देखकर बोलती हैं, देखो देखो वो लड़की, इसे देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है। वैसे मैंने नीलम को कहा था इसे अपनी बर्थडे पार्टी पर मत बुलाना, लेकिन उसने इसे इनवाइट करके पूरे फंक्शन की वॉट लगा दी। वैसे करिश्मा, ये लड़की हमेशा तेरे साथ ही रहती है, ऐसा क्यों? कहीं ये तेरी बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं माही, ये तुम्हें किस एंगल से मेरी बहन नजर आ रही है? ये काली बंदरिया, और मैं इतनी खूबसूरत। करिश्मा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर प्रार्थना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। प्रार्थना एक बगीचे में जा बैठती है। मेरे चेहरे की वजह से दादी और करिश्मा मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ उसी दिन से मैंने करिश्मा को अपनी बहन माना, लेकिन ये तो हमेशा मेरा मजाक ही बनाती रहती है। पहले तो अकेली मजाक बनाती थी, लेकिन अब तो स्कूल की लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी है। तभी प्रार्थना की नजर दूर खड़ी एक नागिन परी पर जाती है। नागिन परी बहुत परेशानी के साथ वहां खड़ी रहती है। प्रार्थना नागिन परी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ और आप कौन हो? मैं नाग परी लोग की नागिन रानी परी हूँ। मेरी 3 बेटियों को यहाँ की जादूगरनी ने एक फ्रॉक के रूप में बदल दिया है और उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चली गई है। और जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक नागिन परी हूँ, इसलिए मैं उस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। मेरी जादुई छड़ी भी नाग परी लोक में ही रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस जादूगरनी के चंगुल से अपनी बेटियों को कैसे छुड़ाऊं। आप परेशान मत होइए नागिन रानी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बस आप मुझे उस जादूगरनी की गुफा तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद नागिन रानी परी प्रार्थना को उस जादूगरनी की गुफा के बाहर छोड़ देती है। प्रार्थना जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है और जादूगरनी के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़क कर उसे रस्सी से बांध देती है। सुन लड़की, नागिन रानी परी की मदद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और तूने मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ तो मेरी मदद कर, मैं तेरा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरी मदद नहीं करने वाली। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस यहाँ नागिन परी के मकसद से आई हूँ और वो मकसद पूरा करके ही जाऊंगी। इतना बोलकर प्रार्थना जादूगरनी की गुफा में आग लगा देती है और तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर आ जाती है। जादूगरनी की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। बाहर आते ही नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। बेटी, तुमने इतने साहस के साथ मेरी मदद की, ये कोई और नहीं कर सकता था। मेरी तीनों बेटियां अपनी शक्तियों को मिलाकर तुम्हें एक फ्रॉक देंगी, उसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। और हाँ, इस फ्रॉक को पहनने के बाद शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपनी शक्ति मिलाकर एक जादुई फ्रॉक बनाती हैं और प्रार्थना को दे देती हैं।
प्रार्थना नागिन रानी परी और उसकी तीनों बेटियों को धन्यवाद करती है और फ्रॉक लेकर वहां से चली जाती है। प्रार्थना अपने कमरे में जाती है और फ्रॉक पहन लेती है। उसके बाद प्रार्थना परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। तभी प्रार्थना को मोहिनी के रोने की आवाज आती है। प्रार्थना भागती हुई मोहिनी के पास जाती है और वो देखती है करिश्मा का एक हाथ टूटा हुआ है। माँ माँ माँ, ये सब कैसे हुआ? करिश्मा करिश्मा सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब इसका क्या होगा। माँ, मेरे पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप ये फ्रॉक करिश्मा को पहना दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद करिश्मा फ्रॉक पहन लेती है। करिश्मा के फ्रॉक पहनने के बाद उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। करिश्मा की आंख नम हो जाती है और वो प्रार्थना से कहती है, मुझे माफ कर दो प्रार्थना, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मेरी पहले की गई गलती माफ कर दो। अब से हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे। प्रार्थना, मुझे भी माफ कर दो बेटा। आज तेरी वजह से मेरी पोती पहले की तरह ठीक हो पाई है। अब से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। इस तरह से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और प्रार्थना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। दो अनाथ बहनें सुमन और सुजाता अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुमन और सुजाता के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो दोनों अपने चाचा के साथ उनके घर आ जाती हैं, लेकिन उनकी चाची उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन बड़ी थी लेकिन सुजाता भी छोटी ही थी। उनकी चाची शकुंतला सुमन से बहुत काम करवाती थी और जब भी उसका मन करता तो वो सुजाता से भी काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता अपनी बहन सुमन से कहती है, दीदी, अगर मैं इसी तरह से घर में छोटे मोटे काम करती रही तो मैं तो कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा स्कूल जाने का बहुत मन है। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ जिससे हम चाची की नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल सके। दीदी, एक बार आप चाची से बात करके देखो ना, क्या पता शायद वो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दे। कितना अच्छा लगेगा, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। सुजाता मेरी बहन, तुम जो ख्वाब देख रही हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती हैं। वो तो हमें एक नौकर मानती हैं इस घर का, और किस तरह से हमसे नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें किस तरह से स्कूल जाने देंगी। सुमन और सुजाता वहीं पर बातें कर रही थीं। तभी वहाँ शकुंतला आ जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम यहाँ दोनों बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? मनहूस सुमन की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी देर पहले कहा था, तुझे पता नहीं? मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आ, लेकिन महारानी यहाँ आकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया था। बस आप मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट आपके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुमन किचन में जाकर शकुंतला के लिए खाना बनाती है और अपनी चाची के कमरे में लेकर जाती है। सुमन के दिमाग में सुजाता की ही बातें चल रही थी। तभी वो बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, सुजाता पढ़ना चाहती है, उसका बहुत मन है पढ़ने का। कृपया करके आप उसका एडमिशन करा दीजिए एक स्कूल में। आप मुझसे चाहे रात दिन जितना काम करा लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुमन के इतना कहते ही शकुंतला आग बबूला हो जाती है और वो गर्म गर्म खाने की थाली सुमन के ऊपर फेंक देती है और उसके बाद सुमन के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, तेरी बहन को कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? रहेगी तो मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी। अगर दोबारा ऐसी बात करी स्कूल जाने की तो मैं तुम दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तभी सड़क पर भीख मांगना। ये क्या कम है जो मैंने घर में रहने के लिए जगह दी है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है। चल यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी सुमन रोती हुई चाची के कमरे से बाहर आ जाती है। तभी सुजाता अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, आप मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है।
अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप चाची जी से भी बात नहीं करती स्कूल जाने की, और ना ही चाची जी आपके ऊपर गर्म गर्म खाना फेंकती, और ना ही आपको मारती। दीदी आप ये हल्दी का लेप लगा लीजिए, इस हल्दी से आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे, और आज के बाद मैं आपसे स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी और अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दूंगी। सुजाता ऐसा कहकर बहुत रोती है। सुमन अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती हैं। सुबह होने के बाद शकुंतला सुमन को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करमजली, मेरी बेटी अपनी नानी के यहाँ से कल वापस आ रही है। मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और उसके रूम को दुल्हन की तरह सजा देना। और हाँ, अलग अलग तरह के पकवान भी बना लेना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तू सुन सुजाता की बच्ची, तू पूरे गार्डन की सफाई करेगी। मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है। अगर मेरी बेटी को तुम मनहूस बहनों की वजह से कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से निकलो। बेचारी सुमन के हाथों में अभी भी छाले थे, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी, क्योंकि वो अपनी चाची से मना भी नहीं कर सकती थी काम करने से, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही छालों के साथ वो काम कर रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन छालों में ही उसको घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, शकुंतला की बेटी रिया के कमरे को दुल्हन की तरह सजाती है, और उसके बाद इतने दर्द में चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के पकवान बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुजाता गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थीं। कुछ समय बाद रिया अपने घर वापस आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ऐसी बहन जी और गवार नौकरानियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम नौकरानियाँ तो मेरे स्टेटस की होना चाहिए। ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं बना है, और कितनी मिर्ची है। आप फौरन इस घर से निकाल दीजिए इन दोनों को, और जैसे नौकरानी मुझे पसंद है वैसे ही नौकरानी इस घर में आएंगी और रहेंगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बेटी, अगर ये दोनों नौकरानी तुझे पसंद नहीं है तो अभी निकाल देती हूँ। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती। चलो चलो यहाँ से, दोनों फौरन निकल जाओ। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और फौरन रफू चक्कर हो जाओ, और यहाँ दोबारा से नजर उठाकर मत देखना, क्योंकि मेरी बेटी को तुम दोनों पसंद नहीं हो, और मेरी बेटी की पसंद सबसे पहले है। जाओ निकलो यहाँ से। चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों इतनी रात में कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कृपया करके हम यहाँ से मत निकालिए। चाची जी, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे, और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हम दोनों से जितना चाहे उतना काम करा लीजिए, और रिया दीदी को भी हम शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके आप हमें इस घर से मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ती हैं और पैर भी पड़ती हैं, लेकिन चाची जी को दोनों अनाथ बहनों पर जरा सा भी रहम नहीं आता और वो धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। फिर सड़क के किनारे सो जाती हैं वो दोनों। सुबह होते ही सुजाता रोते हुए कहती है, दीदी अब हम दोनों कहाँ जाएंगी? कल से खाने के लिए भी हमें कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं भूखे पेट एक और कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी है। हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है दीदी। सुजाता मेरी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम तो हैं एक दूसरे का सहारा। हम दोनों जंगल में जाकर एक लकड़ियों की कुटिया बनाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करूंगी। उनसे जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से हम गुजर बसर करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं और जंगल में लकड़ियां लेने जाती हैं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और उसके बाद सुमन बड़े बड़े घरों में जाती है और झाड़ू पोछे का काम मांगती है, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद एक घर में काम मिल जाता है और उस घर में वो झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करती है। एक दिन सुमन सोचती है, सुजाता पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करती हूँ
और एक वक्त का ही खाना खाती हूँ, तो जो पैसे बचेंगे उनसे मैं सुजाता का एडमिशन करा दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो एक वक्त का खाना खा के भी गुजारा कर सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचते ही सुमन सुजाता को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद एक वक्त का खाना खाती है। और अब सुमन एक घर की जगह 5-5 घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है, जिससे सुजाता का एडमिशन करा सके। और कुछ ही दिनों में इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जिससे वो सुजाता का एडमिशन करा सके। और सुमन बहुत खुश थी क्योंकि अब सुजाता का सपना पूरा होगा। अचानक एक तूफान आता है और दोनों बहनों की खुशियों को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि एक रात उनकी झोपड़ी में चोर आ जाते हैं और सुमन ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे और घर में जितना भी राशन था वो सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। जब उठकर दोनों बहनें सुबह को देखती हैं तो उनकी कुठिया में कुछ नहीं था। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन बहुत ज्यादा रोती है। सुजाता मेरी बहन, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत से एक एक पाई करके जोड़ी थी, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हम गरीबों की कैसी सजा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जो एक के बाद एक शुरू हो जाती है। सुजाता, मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी और घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? ऐसा कहते ही सुमन काम करने जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जाल में एक चिड़िया फंसी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। सुमन उसके पास फौरन जाकर जाल से बाहर निकालती है उसे और नदी से पानी पिलाती है और कुछ जड़ी बूटी तोड़कर जड़ी बूटी चिड़िया के घावों पे लगा के उनको ठीक कर देती है। तभी वो चिड़िया अपनी असली रूप में आ जाती है। असल में वो एक सुंदर परी थी। वो सुमन से कहती है, सुमन, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितने प्रयास किए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो मेरे सोने चांदी के नेकलेस की नदी के पास। ऐसा कहते ही परी सुमन को वहां ले जाती है जहां सोने और चांदी के नेकलेस की नदियां बह रही थीं। तभी जादुई सोने के नेकलेस की नदी से आवाज आती है, भोली परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब तुम मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जब तक ये अपनी परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर तुम जादुई सोने की नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो वहाँ बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ, तुम दोनों जादुई सोना चांदी के नेकलेस की नदी के किस तरफ जाओगी? जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी? मेरे माता पिताजी हमेशा सिखाते थे कि अपने से बड़ों की मदद या उनकी सेवा करना पुण्य का काम है और पुण्य दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं बल्कि वृद्ध महिलाओं की मदद करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। सच में भोली परी, ये लड़की बहुत अच्छी है। सुमन, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस मिलता है। तुम इससे जो भी चाहो वो मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत। भोली परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सोने चांदी की नेकलेस की नदी से जादुई सोने का नेकलेस देने के लिए। सुमन भोली परी को धन्यवाद कहकर वापस आ जाती है और सुजाता को जादुई सोने के नेकलेस के बारे में सब कुछ बताती है। और दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस से कहती हैं, जादुई सोने के नेकलेस, हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये सब हमारे सामने आ जाए। सुजाता और सुमन की इतना कहते ही जादुई सोने का नेकलेस, एक सुंदर सा घर जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें एक शहजादी वाली जिंदगी जीती हैं। और अब सुजाता स्कूल भी जाने लगी थी। अपनी बहन को यूं स्कूल जाते देख सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन जब इस बात की खबर शकुंतला और उसकी बेटी को लगती है तो वो दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। रिया बेटी, वो नौकरानी जो इस घर में झाड़ू पोछा करती थी आज महल जैसे घर में रह रही है। मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता चला है कि उनके पास जादुई सोने का नेकलेस है। मैं उन दोनों मनहूस बहनों को मारकर जादुई सोने का नेकलेस चुरा कर लेकर आ जाऊंगी। वो दोनों बहनें मर जाएंगी और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगी।
ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर शकुंतला अपनी बेटी के साथ कुछ गुंडों को लेती है ताकि वो सुमन और सुजाता को मार सकें और जादुई सोने का नेकलेस आसानी से चुरा कर लेकर आ सकें। लेकिन जैसे ही शकुंतला जादुई सोने के नेकलेस को हाथ लगाती है तो उससे बहुत तेज करंट लगता है और उसके बाद जादुई सोने के नेकलेस से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और उन गुंडों को शकुंतला को और उसकी बेटी रिया को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही उन सब की मृत्यु हो जाती है। उन सभी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और गांव के सभी गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती हैं।